हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, हम चाय के साथ आप लोग से मिल रहे हैं और अभी सुबह का 10 बज रहा है। तो चलिए, आज तो हम कहीं घूमने भी नहीं जाएंगे और रूम में ही स्टडी करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं मेरा सब कुछ तैयार है। तो बस आप पढ़ने के लिए बैठते हैं। और आप सभी को एक और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग हमको बताइए कि प्री में रिजल्ट किनका किनका हुआ। उन सबके लिए भी कंटेंट लाएंगे मेंस के लिए। और जैसे कि बता दें कि हम तो खुश है तो लग गया होगा। तो चलिए, प्री निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मेंस हो जाए, फाइनल हो जाए, तब आप लोग को बताएंगे। और आप लोग अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए और हमें भी कुछ बताइए। और जो हमसे होगा वो आप लोग को बताएंगे। और आप लोग मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छे से बनाइए ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं करेंट में। आइए बैठ के पढ़ते हैं। तो ये जैसे कि बता दें कि हम लोगों ने कल प्रमुख आयोग और अध्यक्ष एवं सचिव तक पढ़े हुए थे। और आज हम लोग करंट में पढ़ने जा रहे हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। ठीक है, हमारे जैसे सीईओ कौन है, सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन कौन है, ये सब के बारे में हम आज आप लोग को बताएंगे। और हाँ, और आज दो चैप्टर पढ़ेंगे। एगो भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण इसके अध्यक्ष, और दूसरा रहेगा महारत्न कंपनियों के 13 कुल 13 के प्रमुख जितना भी सदस्य है उन सब का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि जो इसमें इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम आप लोग को नहीं बताएंगे। तो चलिए, आप लोग हमारी बातों को सिर्फ सुनिए। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? ये तो इम्पोर्टेंट है कि रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है। अगर आप लोग को पता है तो बताइए। रेलवे बोर्ड के सीईओ है जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड के सीईओ है जया वर्मा सिन्हा। और अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सीईबीआई। इसका माधवीपुरी बुच, उसका नाम है माधवीपुरी बुच। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सीबीएफसी, इसका है रविंद्र, इनका नाम है रविंद्र भास्कर। जो इम्पोर्टेंट है वही आप लोग बताएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, तो नितिन गुप्ता नाम है इनका। अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी, संजय कुमार, इनका नाम है अग्रवाल। तो आगे है जैसे चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास एनडीडीबी का जो है वो मिनेश साहज उनका नाम है। और जैसे सीएलबी जो है, सीएलबी का कंपनी का जो अध्यक्ष है वो महेश मित्तल कुमार, उनका नाम महेश मित्तल कुमार। और इसमें कुछ हाँ थोड़ा सा है, जैसे कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति का अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी नाम है उनका। और प्रकलन समिति के जो अध्यक्ष है वो गिरीश बापटा है, गिरीश बापटा। प्रकलन समिति के जो अध्यक्ष है गिरीश बापटा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संतोष कुमार यादव उनका नाम है। तो चलिए, ये तो हो गया बोर्ड समिति के। और महारत्न में जो कंपनियां हैं उसका कौन कौन क्या क्या है वो आप लोग को बताते हैं। हमारी वीडियो को पूरा देखिए नहीं, बस सुन ले। थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी का है गुरदीप सिंह। थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी का जो है गुरदीप सिंह उनका नाम है। प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस नियम ओएनजीसी अरुण कुमार सिंह नाम है उनका, अरुण कुमार सिंह। निर्देशक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल, अमरेंदु प्रकाश उनका नाम है। और गील जो है गील, उसका निर्देशक है संदीप के गुप्ता। और ज़्यादा तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। और हाँ, पावर डिग्री कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का निर्देशक जो है कदिकुप्पा श्रीकांत नाम है उनका। और इंडियन लिमिटेड कोल का अध्यक्ष जो कोल, उनका नाम है पोलापुर एम प्रसाद।
उसके बाद है भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL, जी कृष्ण कुमार उनका नाम है। और निर्देशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन HPCL, पुष्प कुमार जोशी। तो हमारा जो भी आप लोग को बताएं ये करेंट का ही था और इम्पोर्टेंट बताएं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग रोज़ पढ़ेंगे, जाकि हमें अच्छा से रिवीजन हो और याद हो जाए। और ऐसा ना कि आज हम पूरा 4 पेज पढ़ दिए कुछ याद ही नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और इसको अच्छी तरीके से ले जाएंगे और याद करेंगे इसको। और मेंस में करेंट तो काम करता नहीं, लेकिन करेंट ज़रूरी भी है कि पढ़ना, क्योंकि और तो एग्ज़ाम है। तो खासकर हम BPSC के लिए भी करेंट पढ़ना भी, और सचिवालय है, और 28 तारीख का दरोगा वाला एग्ज़ाम है। तो निकलेंगे कल एग्ज़ाम देने के लिए। तो वीडियो आपका आते ही रहेगा, जहाँ भी रहेंगे वीडियो आपका बनता रहेगा, आप लोग को बताते रहेंगे। तो चलिए हमारा करेंट तो हो गया ख़त्म। अब हमारा इसमें बारी है लुसेंट पढ़ने का। लुसेंट में पॉलिटी ख़त्म हो गया है, आप लोग को भी बता चुके हैं। और आज हम ना सोचें ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। और ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट नहीं करेंगे, हम अभी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के बाद हम लोग वर्ल्ड पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोगों ने लुसेंट का बुक ले लिया है और चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने। तो आज का हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो होगा, भारत का भूगोल, सामान्य जानकारी जो भी उनका है वो बताते हैं आप लोग। हम लोग जो है भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं, और भारत का भूगोल में जो भी परिचय है, जानकारी है, वो पहले आप लोग को बता देते हैं। जैसे भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 और -37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 97 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 -37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये कितना बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 बन गया है भारत अपना। जनसंख्या की दृष्टि नंबर 1, हर किताब में नंबर 2 दिया है, लेकिन नंबर 1 है। तो आगे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बड़े 6 देश हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि, जैसे भारत में जो भारत के अलावा जो 6 देश, जैसे सबसे बड़ा रूस हो गया, क्षेत्रफल में बता रहे हैं, क्षेत्रफल रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त अरब अमेरिका और ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और 8वां बड़ा जो है अर्जेंटीना है, और 7वां कौन है, अपना भारत, और 8वां अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत के क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 7.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं: चीन, भारत और अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जनसंख्या की दृष्टि से चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3.214 किलोमीटर है। वह पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2.933 किलोमीटर है। और भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की जो लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। ये बता दिए। और आप लोग को थोड़ा सा ये बता देते हैं कि भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ सीमाओं की लंबाई कितना है और कौन कौन सा सीमा लगता है। और इसके बाद हम लोग कल से फिर आगे वाला जो टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे। तो जैसे कि बता दें कि बांग्लादेश से सटा हुआ है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा,
मेघालय, मिजोरम और असम। बांग्लादेश से सटा हुआ है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। चीन से सटा कौन कौन है? चीन से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। चीन से सटा हुआ लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ये सब जो है चीन से सटा हुआ है। और पाकिस्तान से कौन सटा हुआ है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। तो पाकिस्तान से कौन कौन सटा हुआ है? पाकिस्तान से सटा हुआ है पाकिस्तान से जो सटा हुआ राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात। और नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। और म्यांमार से जो सटा हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार सटा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। अब भूटान से सटा हुआ है असम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और अफगानिस्तान से वनली एक ही वो सटा हुआ है लद्दाख। अफगानिस्तान से लद्दाख कुल और सबका जो लंबाई जो है 15,106.7 किलोमीटर है टोटल। और भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा संबंध कौन कौन सा देश है? भारत की जलीय सीमा से, जैसे कि जलीय सीमा से उनसे सटा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, इंडोनेशिया। और पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य, तो बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल, नेपाल जो उत्तर प्रदेश 651 किलोमीटर, और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से 22,016.7 किलोमीटर है, 2,216.7 किलोमीटर। नेपाल उत्तर प्रदेश से 651 किलोमीटर और म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से 520 किलोमीटर। भूटान जो है असम से 267 किलोमीटर और पाकिस्तान जो है राजस्थान से 1070 किलोमीटर। चीन जो है अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर। तो ये तो आप लोग जान गए। और भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, जल एवं स्थल दोनों से लगा हुआ है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की जल एवं स्थल, जल भी है और स्थल भी है, ये दोनों से सटा हुआ है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये जल और थल दोनों से सटा हुआ है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, यह ये बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पहले इसका नाम जो था पिगमिलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा के 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में, पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात में, पूर्वी बिंदु किविथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में किविथु। और आप लोग को ये भी पता होगा कि भारत एवं चीन के सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये रेखा 1914 शिमला में निर्धारित की गई थी। तो हे गाइस, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को कल दर्रा उरा बता दे, और हम लोग कल से भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन कौन सा रेखा है जो है वो कल आप लोग को बताएंगे यहाँ तक। तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है, इसके कारण हम आप लोग को पूरा बता नहीं पाते हैं। और किन किन को अच्छा लगता है मेरा वीडियो कमेंट करके बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे यूट्यूब फैमिली को बड़ा करें। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो उसे कौन सा बुक फॉलो करें, कौन सा बुक, तो आप कोई भी एक बुक पढ़िए और उसी को अच्छे से पढ़िए। ज़रूरी नहीं कि 10 को बुक पढ़ना, नहीं, हम एक लुसेंट पढ़ते हैं। और साइंस का बुक है मेरे पास, चूँकि साइंस का बहुत सारा है, लेकिन जो भी फिलहाल हम पढ़ते हैं लुसेंटे से सारा चीज़ हम पढ़ लेते हैं। और स्टेटिक्स का एगो रखे हुए हैं, और मैथ थर्ड राइटर RS अग्रवाल, और स्पीडी करेंट, तो यही सब फॉलो करते हैं। आप भी यही कीजिए। इसके अलावा BPSC के अलावा सारा एग्जाम इसी से निकल जाएगा। तो चलिए, वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर मिलते हैं आप लोगों से मैथ रीजनिंग बनाने के बाद। तो चलिए मैथ रीजनिंग बनाने जा रहे हैं। तो ये गाइस बता दें कि अभी तो हम मैथ पढ़ रहे थे और रीजनिंग, तो हमने 2 घंटा रीजनिंग पढ़ा और 2 घंटा मैथ। पढ़ लेते हमने रीजनिंग का सेट लगाया जिसमें 26 में मेरा 23 सही हुआ। और उसके बाद रीजनिंग फिर आगे का चैप्टर पढ़े, और उसके बाद क्या हुआ ना,
कि उसके बाद मैथ पर है और मैथ में लगभग 24-25 सवाल बनाए और अभी हम प्रैक्टिस में हैं। ज़रूरी नहीं कि सब हम सॉल्व करते हैं, अभी हम परसेंटेज का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं। तरीका आप लोग को दिखा सकते हैं। देखिए हम यही मैथ सोल्यूशन करते हैं इसी का। तो ये गाइस हमारा समय आ गया अब स्टैटिक्स पढ़ने का। तो चलिए हम चलते हैं स्टैटिक्स पढ़ने। तो है जैसे कि बता दें अभी हम ना बंदरगाह पढ़ेंगे और स्टैटिक्स आज हम इससे पढ़ रहे हैं। तो चलिए एक बार आप लोग को दिखा देते हैं पीछे वाले। तो ये स्टैटिक्स में आज हम यही पढ़ने वाले हैं, देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा लंबा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ के बताते हैं। तो एक आप लोग को बता दें जैसे कि मैं स्टैटिक्स पढ़े और स्टैटिक्स में बंदरगाह पढ़े। तो आप लोगों को बंदरगाह के बारे में बताते हैं कि कौन कहाँ है। तो चलिए आप लोग एकदम अच्छे से सुने, सिर्फ सुन ले, देखने से अच्छा है सुन ले। तो इसमें ना अंडरलाइन की हुई है। तो चलिए इसमें दिया था प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह जो है मालाबार तट पर स्थित है? तो मुजिरिस बंदरगाह जो है वो मालाबार तट पर स्थित है। दूसरा था निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे बेस्ट समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो कराची का बंदरगाह जो है पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बंदरगाह है। और अगला जो था भारत का सबसे बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है ना वो अपना मुंबई है। और समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है जिसका नाम है कंडला बंदरगाह। और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ये गाइस तो ठंडा लग रहा है, 1 मिनट हो जाइए। और अगला क्वेश्चन था कि कौन सा एक पूर्वी तट का बंदरगाह है? तो पूर्वी तट का बंदरगाह जो है उसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। और कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो दीघी बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है। बाकी सिक्का बंदरगाह, मुद्रा बंदरगाह, ओखा बंदरगाह ये सारे गुजरात में स्थित है। ऐसा कौन सा बंदरगाह जो नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कोलकाता बंदरगाह जो है वो नदी के तट पर बसा हुआ है, हुगली नदी के तट पर। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। ये बीपीएससी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो तमिलनाडु था। और था कि कौन सा बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये तमरालिप्त बंदरगाह है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसे जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ना हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। और अगला जो था
कि कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है। तो लोथल जो है एक हड़प्पा बंदरगाह है, ये आप लोग को भी पता होगा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा, उसमें एक ही बंदरगाह था जो लोथल था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि बुसान बंदरगाह कहाँ स्थित है। बुसान बंदरगाह जो है दक्षिण कोरिया में स्थित है। बुसान बंदरगाह जो है दक्षिण कोरिया में स्थित है। और प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस राज्य में। मुजिरिस वो जो है केरल में है, वो आप लोग को पहले ही बताए थे। जैसे मुजिरिस बंदरगाह केरल में। हाँ, प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट केरल में है और उस मुजिरिस केरल में ही है। उसके बाद अगला है दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित। दीनदयाल जो है गुजरात में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह जो है वो गुजरात में स्थित है। और एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह अंतर्देशीय नदी बंदरगाह। तो अंतर्देशीय नदी बंदरगाह जो है वो कोलकाता, पहले ही बताया अभी बता देते हैं। और कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है। तो मनीला बंदरगाह जो है हिंद महासागर में स्थित नहीं है। बाकी मेलबर्न, जकार्ता और चेन्नई सारा बंदरगाह स्थित है। और अगला है कि कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। तो कोचीन बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित है। और कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है। तो रॉटरडम जो है एशिया में स्थित नहीं है। तो ये गाइस हमारा जो इम्पोर्टेंट था वो तो आप लोग को बताएं। और हाँ, मुर्मुआओ बंदरगाह जो है वो गोवा में है। और मतलब एक और है जो बंदरगाह शहर अरब सागर की रानी कहा जाता है। मतलब किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो चलिए हमारा जो इम्पोर्टेंट था आप लोग को बता दिए। और चबहार बंदरगाह है जो ईरान में स्थित है। तो चलिए आप लोग को बताएं। और थोड़ा सा भी हमको जीके के पढ़ना है। और तो आप लोग से मिलते हैं कल के फिर से अगले ब्लॉग में। और हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोग कुछ कमेंट अगर करते तो कुछ देखा भी जाता, बट नहीं, कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है चलने दीजिए। आप लोग भी ऐसी पढ़ाई कीजिए, बस वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ सुन लेना है। सुनने से सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के अगले ब्लॉग में। और आप सभी को गुड नाइट।